जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं, पेट 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जनवरी बीत गई है। इसके अलावा आईटीआई सेक्टर 15-16 इंटरव्यू को लेके क्या अपडेट्स आ रही है। इसके अलावा बात करेंगे मुख्य सेविका के बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नॉर्मलाइजेशन वर्सेस एक्यूरेसी को लेके कि एक्यूरेसी का क्या इफेक्ट पड़ता है नॉर्मलाइजेशन में। इस वीडियो में मैं उसे एकदम क्लियर कट करूंगा, तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी को लेके बीए 2 ईयर 1 ईयर क्या लिखा था नोटिफिकेशन में, उस पर बात करूंगा। क्या अलाउ होंगे नहीं होंगे, ये बात इस पर भी कंप्लीटली इस पर डिस्कस करूंगा। इसके अलावा फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, कैसे जाएगी इतनी, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य सेविका के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्लियर कट वो उसके बच्चे देखेंगे जिनके क्वेश्चन है, सारे डाउट मैं यहाँ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के डेट एक्सटेंड की। तो देखिए इस पर काम चल रहा है और थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब डिले होने का रीजन नहीं पता है, पर डिले किया जा रहा है। इसको 2 से 3 महीना पक्का है कि ये डेट एक्सटेंड होगी और इस पर आपकी लेखपाल की भर्ती, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती और लोअर पीसीएस की भर्ती इससे देखने को मिल सकती है। लेकिन अब कुछ डिले की वजह से, पहले यह था कि जनवरी के लास्ट वीक तक आ जाएगा, अब ये कहा जा रहा है कि फरवरी के स्टार्टिंग वीक तक आपको इसकी नोटिफिकेशन और इसकी नोटिफिकेशन 2025 पेट की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों नोटिफिकेशन में प्रेजेंट टाइम में आयोग पर काम चल रहा है इन दोनों चीज पर, और आपको जल्दी इसकी अपडेट देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको 5 दिन पहले वाले वीडियो में कहा था कि आपका 22 से 31 और 1 से 7 फरवरी बड़ा इंपॉर्टेंट समय है, इसमें कुछ अच्छी चीजें आपको देखने को मिल सकती है और उम्मीद यही है कि इसका नोटिफिकेशन और ये डेट एक्सटेंड की बात आपको देखने को मिल जाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर 15-16 का देखिए दिसंबर तक तो इंटरव्यू की डेट आती रही, लेकिन उसके बाद जनवरी में आपकी 1 वीक इंटरव्यू की डेट नहीं आई किसी भी ट्रेड के। ये एकदम तय है कि 15 का जब तक सारे ट्रेड कंप्लीट नहीं होंगे 16 का इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं, वो आप जब से देखे मैं इंस्ट्रक्टर की वीडियो 15-16 की बना रहा हूं, तब से मैं आपको ये क्लियर कट बात कह रहा हूं, जो आपको बाद में सचिव जी भी यही बात आपको अब कहते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले से कह रहा हूं, जो मेरी वीडियो पहले से देखता है उसे पता होगा। तो देखिए 15 के भी कुछ ट्रेड बचे हैं जिसको कंप्लीट करने में नहीं मान के चलिए, अगर प्रीवियस हम लोग देख लें जिस हिसाब से यूपी ट्रिपल एससी इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा था, तो 2 महीना तो कम से कम लगेगा अगर फरवरी से वो इंटरव्यू की डेट देना शुरू करते हैं। तो 16 का भी आप मान के चलिए कि अलग अलग ट्रेड वाइज इंटरव्यू कंडक्ट होगा, तो लगभग 3 महीना उसमें, यानी टोटल मान के चलिए 5 महीना तो आपका लगना है, कम से कम 5 महीना लगना है। अगर आयोग जल्दी करता है तो 3 से 4 महीने में कंप्लीट करा सकता है, लेकिन जो स्पीड आयोग की प्रीवियस रही अगर वैसी ही रहती है तो 5 महीना मान के चलिए 15-16 का इंटरव्यू क्लियर होने में 5 महीना तो कम से कम लग ही जाएगा अभी से। क्योंकि अभी 15 के बड़े ट्रेड जिसमें सीटें ज्यादा है उनके इंटरव्यू अभी कंडक्ट नहीं कराए गए हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी चल कैसे रहा है कि सबसे पहले कम ट्रेड वालों का इंटरव्यू होता है, उसके बाद धीरे धीरे सीट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उनका ट्रेड का इंटरव्यू का बढ़ता है। तो अभी जो 2015 की जिसमें सीटें ज्यादा थी जिन ट्रेडों में, उसका इंटरव्यू अभी कंडक्ट नहीं कराया गया। उसका इंटरव्यू मान के चलिए अगर इसी स्पीड से करते हैं तो 2 महीना लगेगा, वो भी तब अगर वो फरवरी से स्टार्ट कर देते हैं तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है मुख्य सेविका की नॉर्मलाइजेशन वर्सेस एक्यूरेसी में। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है सर एक्यूरेसी का इफेक्ट नॉर्मलाइजेशन पर पड़ता है, सर एक्यूरेसी की वजह से नंबर घट जाएंगे। तो मैं इस बड़ी सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं एक्यूरेसी का कोई इफेक्ट नहीं है नॉर्मलाइजेशन पे। एग्जाम्पल से भी मैं समझाऊंगा। देखिए यूपी ट्रिपल एससी जो फॉर्मूला फॉलो करता है उसमें यह है MTG, MQG, MTI, MIQ, ये किसके बराबर होता है, ये होता है MIJ, यानी आपका जो नंबर है, आपका स्कोर है उसके बराबर क्या, 0.1% टॉपर दोनों शिफ्ट के, 0.1% टॉपर दोनों शिफ्ट के। उसके अलावा ओवरऑल एवरेज का एवरेज निकाला जाता है दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट्स का। इसके बाद 0.1% टॉपर जिस शिफ्ट के आप हैं, यहाँ पे 0% टॉपर कहां है, जो ओवरऑल शिफ्ट के हैं, और यहाँ 0.1% टॉपर कौन है, जिनका MIJ निकालना है, मतलब जिनका स्कोर निकालना है उस शिफ्ट के।
उनका माइनस किया जाता है एवरेज, जो उस शिफ्ट के स्टूडेंट्स के एवरेज है सारे स्टूडेंट के, उससे मल्टीप्लाई किया जाता है आपके स्कोर से और माइनस किया जाता है आपके शिफ्ट के एवरेज स्टूडेंट से। अब प्लस किया जाता है जिस शिफ्ट एवरेज किसका, जिस शिफ्ट का टू एवरेज ज्यादा है, मतलब जो सी शिफ्ट में एवरेज स्टूडेंट्स जो है, हाई स्कोर किए हैं जिस शिफ्ट में, उस शिफ्ट के स्कोर से आपका ऐड किया जाता है। अब आप लोग कह रहे थे कि सर अगर मान लीजिए एक्यूरेसी का इफेक्ट तो पड़बे करेगा ना, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो। बड़ी सिंपल सी बात समझिए, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, ठीक है, वो भी एक उसी शिफ्ट में है, उसने मान लीजिए 100 क्वेश्चन के पेपर थे, ठीक है, स्टूडेंट 1 मान लीजिए 100 क्वेश्चन के पेपर थे, उसने लगभग ये मान के चलिए उसने 76 क्वेश्चन सही किए, ठीक है। वो कहा कि भैया मैं 76 क्वेश्चन सही किया, मैंने अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन कर लिए, जिसमें 76 मेरे सही हुए, 24 मेरे गलत हो गए, ठीक है। 76 मेरे सही हो गए और 24 मेरे गलत हो गए। मैं रिस्क लेने वाला बंदा, मैंने रिस्क ले लिया, मैंने 100 के 100 कर लिए, मैंने एक्यूरेसी का ध्यान नहीं दिया और मेरे 76 सही हो गए और 24 मेरे गलत हो गए, ठीक है। तो मेरा जो रॉ स्कोर बना, क्योंकि निगेटिव मार्क्स है, 1/3 जा रहा है, तो मेरा स्कोर बना 68, यानी मेरा रॉ स्कोर 68 बना। अब एक स्टूडेंट 2 है, ठीक है, उसी शिफ्ट में, सेमी शिफ्ट में एक और स्टूडेंट है, उसे पता है कि भैया 100 क्वेश्चन है और उसे के दिमाग में है कि एक्यूरेसी का बड़ा इफेक्ट पड़ता है नॉर्मलाइजेशन पे। तो वो बंदा जिसको लगता है कि एक्यूरेसी का इफेक्ट पड़ता है, उसे 63 क्वेश्चन आ रहे थे, उसने 63 क्वेश्चन सही किए, उसके बाद उसने रिस्क नहीं लिया, ठीक है। इस बंदे ने रिस्क लिया, इसको 76 क्वेश्चन आ रहे थे, फिर भी इसने 24 पर रिस्क ले लिया कि चलो नंबर घटेगा, एक्यूरेसी में जाएगा, देख लेंगे। इसने रिस्क नहीं ला, कहा कि नहीं भैया मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि एक्यूरेसी का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं 63 क्वेश्चन ही सही करूंगा। अब जरा इस फॉर्मूले में इसको वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं कि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 का क्या होता है, ठीक है। अब भाई नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, स्टूडेंट 1 है आपके, जो स्टूडेंट 1 है उनका जो आपका स्कोर है वो आपका 68 है, आया है रॉ स्कोर, और स्टूडेंट 2 है उनका स्कोर, आपका जो रॉ स्कोर आया है वो आया आपका 63 मार्क्स, ठीक है। यही आया ना रॉ स्कोर, ठीक। एक जनी ने एक्यूरेसी को नहीं देखा, एक जनी ने एक्यूरेसी को देखा, दोनों सेम शिफ्ट में है। अब फार्मूले पे आते हैं, तो जिनका 68 मार्क्स आया है तो पहले क्या होगा, 68 मार्क्स जोड़ दिया जाएगा। अब मान लीजिए 0.1% जो टॉपर है उनका एवरेज 70 आ रहा है दोनों शिफ्ट मिला के, ठीक है। उसके बाद एवरेज दोनों शिफ्ट का आ रहा है कितना, 65, ठीक। अब मान लीजिए जो 68 स्कोर किया है वो अपने शिफ्ट का जीनियस था भाई, उसने कहा कि भाई मैं जीनियस में आ गया, तुक्का मार के ही आ गया, लेकिन मैं जीनियस में आ गया, ठीक। अब उसकी शिफ्ट का एवरेज जो है, मान लीजिए उसकी शिफ्ट में जो एवरेज चल रहा है वो चल रहा है 60, ठीक है, 60 का एवरेज चल रहा है, ठीक। अब यहां मल्टीप्लाई किए, आपका स्कोर कितना है, 68, ठीक है, आपका स्कोर कितना है, 68, कितना है आपका स्कोर, आपका स्कोर है 68, ठीक है, और आपका स्कोर 68 है, आपका एवरेज है 60, क्योंकि आप ही टॉपर है, वो है। अब मान लीजिए जो एवरेज ओवरऑल स्कोर है, जो ओवरऑल एवरेज टॉपरों का शिफ्ट है वो आप ही का शिफ्ट था, आप शिफ्ट 1 में थे, आप ही का शिफ्ट टॉपरों का शिफ्ट था, और उसमें जो ओवरऑल स्कोर हुआ था वो 60 हुआ, ठीक है, 60 एवरेज हो गया। तो यही आपका फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले पे लग दिया वैल्यू। अब यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 8, यहाँ क्या बचा 8, और प्लस हो गया 60, ये 8 से 8 चला गया, इस बंदे का 65 नंबर हो गया नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है, 65 हो गया नॉर्मलाइज स्कोर, इस बंदे का 5 नंबर बढ़ गया, ठीक। अब बात समझिए, सेम ही बंदा उसी शिफ्ट में 63 पाए हैं, जो हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने कहा कि भाई एक्यूरेसी से नंबर घट जाएगा इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, तो एक्यूरेसी से नंबर घट गया और रिस्क नहीं लिया, तो 60, 70, 65 ये वैल्यू तो आपकी चेंज नहीं होती है, ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। निगेटिव कभी भी होगा तो यहीं पर होगा, नॉर्मलाइजेशन में घटता बढ़ता वो इस पॉइंट पर है। पार्ट 1 जो फॉर्मूला का है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, निगेटिव हमेशा, निगेटिव और पॉजिटिव पार्ट 2 फॉर्मूले से पता चलता है। तो जनाब के कितने मार्क्स थे, 63 मार्क्स थे, ठीक है, 63 मार्क्स थे, और आपका कितना गया 60, आपका ओवरऑल उसी शिफ्ट में है भैया, प्लस आपका 60 हो गया, ठीक है। देखिए 0.1% का चेंजिंग नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, 0.1% आपके टॉपर भी चेंज नहीं होंगे। भैया ने सोचा कि एक्यूरेसी है, भाई साहब
एक्यूरेसी की वजह से हम अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब जब इन्होंने अटेंड ही नहीं किया है तो ये कितना हो जाएगा, 70 में से 65 क्या, ये बचेगा 5, ये बचेगा 8, ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, अब प्लस कितना है 60, ठीक है, प्लस कितना है 60। अब ये कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 15/8 प्लस 60, यही ना हो गया 15/8 प्लस 60, तो 8 1 जा 8, ठीक, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 हो गया, तो 1 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 7, और 7 8 जा कितना, 8 1 जा 8, यहाँ कितना बचा 7, तो 7, तो 8 8 जा 64, ठीक है, 1.8 समथिंग होगा, और यहाँ पे 60 है तो ये क्या हो जाएगा 61.8। अब ये भैया एक्यूरेसी के चक्कर में क्वेश्चन अटेंड नहीं किए, इनका 61.8 नंबर बढ़ा, ये बंदे ने रिस्क लिया और इसका 65 नंबर बढ़ा। तो कहां से एक्यूरेसी का कोई इफेक्ट आपके नॉर्मलाइजेशन पे पड़ रहा है, उल्टा किसको नुकसान हो गया, जो एक्यूरेसी देख रहे थे। जरूरी नहीं है कि हर बार इनको भी फायदा हो सकता है, इनका 68 की जगह और क्वेश्चन गलत हो जाते तो इनको भी नुकसान होता, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी का उससे कोई लेना देना तब भी नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, सेम सिर्फ पे दोनों बच्चों का मैंने एक्यूरेसी का समझा दिया, क्या इफेक्ट है आपके फार्मूले में, कुछ भी इफेक्ट नहीं है आपके फार्मूले में, ठीक है। ऐसा मैथ स्टूडेंट मैं कह रहा हूं, कहीं नॉर्मलाइजेशन से एक्यूरेसी का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अच्छे अच्छे टीचरों का आप वीडियो उठाइएगा, उसमें भी आप चेक कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हूंगा तो, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं उनको ज्ञान, उनको मैं ये नहीं कहूंगा, उनका अपना अंदाजा हो सकता है। मेरे हिसाब से मैंने जो भाई मैथमेटिकली किया, मुझे कहीं एक्यूरेसी का इफेक्ट आपके उस पर नहीं दिख रहा है, तो ये बात आपको मैं क्लियर कट बता दे रहा हूं, जो भी इफेक्ट पड़ेगा यहां पड़ेगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर शिफ्ट 1 में नंबर सबके घटे हैं, क्या नंबर बढ़े भी होंगे, तो शिफ्ट 1 में भी नंबर बढ़े होंगे और शिफ्ट 2 में भी नंबर घटे होंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये जो आपका एवरेज स्कोर होता है, अगर मान लीजिए शिफ्ट 2 में जिसमें सबके नंबर बढ़े हैं, कुछ बच्चे होंगे जो इससे एवरेज स्कोर कम पाए होंगे, ठीक है, इससे जो 60 से कम पाए होंगे, 60 से जो आप कम जाएंगे तो आपके नंबर घटना शुरू हो जाएंगे। जो एवरेज आपका है उससे अगर आप नीचे चले गए तो फिर आपका सीधी सादी बात है नंबर घटना शुरू हो जाएगा, और एवरेज से ऊपर उस शिफ्ट में चले गए जहां पे नंबर घट रहा था तो आपका नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये भी है कि शिफ्ट 1 में कुछ बच्चों के नंबर बढ़े होंगे, उन बच्चों के जो एवरेज से ऊपर होंगे, और शिफ्ट 2 में उन बच्चों के नंबर घटे भी होंगे जो एवरेज से नीचे होंगे। यही ये फॉर्मूला समझाता है, यहीं पर सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पार्ट बी में, पार्ट 1 में कोई चेंजिंग नहीं आती है और पार्ट 3 में कोई चेंजिंग नहीं आती है। यही है आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला एक्यूरेसी के साथ। मेरे हिसाब से 4 नंबर मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है, इससे ज्यादा का मुझे नहीं लगता है कि हुआ होगा। अब हम बात कर रहे थे अगली जो इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी को लेकर, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, पूरा देख के अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सही लगेगा तो अपना कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब बात है सेविका एलिजिबिलिटी को लेकर। तो देखिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें सीधी सादी बात ये लिखी गई थी कि अभ्यर्थी जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ, मतलब एक सब्जेक्ट में उन्होंने लिखा कि पोषण विभाग से नहीं लिखा है, के साथ, मतलब के साथ कला में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। अब बात समझिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास, समाज शास्त्र या समाज कार्य से स्नातक, कला में स्नातक होना चाहिए। उन्होंने लिखा के साथ, मतलब उन्होंने ये भी नहीं क्लियर किया है कि 1 ईयर होना चाहिए, 2 ईयर होना चाहिए, 3 ईयर होना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे शुरू से कहता आया हूं जो 2 ईयर है इनके होने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि टीजीटी में भी ये अलाउड होते हैं। टीजीटी में भी अगर आप जाके एलिजिबिलिटी पढ़िए, यूपी के टीजीटी में, मैं बाहर की बात नहीं करूंगा, बाहर का नहीं मैं बोल रहा, लेकिन यूपी के टीजीटी की एलिजिबिलिटी आप पढ़ेंगे या उन पर आरटीआई आप भेजेंगे तो रिप्लाई आ जाएगा कि यूपी टीजीटी में 2 ईयर से अगर किसी ने किया है, तीसरे ईयर में उन्होंने नहीं लिया है, तब भी वो एलिजिबल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। मान लीजिए इंग्लिश 2 साल है, तीसरे साल आपने छोड़ दिया है, फिर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे टीजीटी इंग्लिश टीचर बनने के लिए। ऐसा पीसीएस के भी कुछ स्पेशल भर्ती में होता है, जो स्पेशल भर्ती आती है उसमें 2 ईयर को वैलिड किया जाता है। इसलिए यूपी में 2 ईयर वालों का चांस बिल्कुल है एलिजिबिलिटी में, वो बाहर नहीं हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने अब तक सर्च वर्च किया, रिसर्च किया, उस पर बोल रहा हूं
ये नहीं है कि मैं ही आयोग हूं, मेरी बात ही क्लियर होगी। देखिए, चाहे मैं कह दूं, चाहे 10 लोग कह दें, फाइनल डिसीजन उस दिन जो कमेटी बनेगी वही फाइनल डिसाइड करेगी। कई लोग अलग अलग आरटीआई के रिप्लाई भी दे रहे हैं, सब रिप्लाई आ रहा है। कमिटी ही फाइनल डिसीजन करेगी, जो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादा दिन की डीबी भी नहीं बची है। पर 2 ईयर वाले क्यों हो सकते हैं, इसकी बात मैंने आपको बता दी। टीजीटी में भी अलाउ होते हैं, लोअर पीसीएस में होते हैं। ऊपर से एलिजिबिलिटी में भी के साथ लिखा है, से नहीं लिखा है, के साथ लिखा है। ठीक है, कला में स्नातक होना चाहिए। लेकिन बीएससी वालों का डाउट है। ठीक है, बीएससी वालों का डाउट है, नो डाउट है। अगर आप बीएससी को वो करने जाएंगे तो बीएससी आपका जो होता है, बीएससी जो गृह विज्ञान से होता है, उससे साइंस भी माना जाता है, आर्ट भी माना जाता है, ह्यूमैनिटी भी माना जाता है, तीनों चीज मानी जाती है उसे। लेकिन यहाँ पे कला में स्नातक सीधे साधे मेंशन है। तो बीएससी समकक्ष वाले में बीएससी मुझे नहीं लगता है हो पाएगा, जितना मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर से बैचलर ऑफ साइंस ही मानेंगे। ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएससी से अगर आपको करना है तो शायद आपको 12th में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। ठीक है, आर्ट साइड वालों को शायद एडमिशन नहीं मिलता है बीएससी में, जहां तक मैं अब तक कई यूनिवर्सिटीज के वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ा हूं। तो ये हो सकता है साइंस साइड में चला जाए, तो इसके बाहर होने के चांसेस हो सकते हैं। अभी भी फाइनल डिसीजन आयोग का है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी में 3 ईयर वाले पक्का है, 2 ईयर वालों का मेरे हिसाब से 50-50 है। ठीक है, मेरे हिसाब से 50-50 क्या 70-30 है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 70-30 है, 70% इन है, 30%। लेकिन बीएससी वालों का मैं डाउट में हूं, मैं भी खुद भी, कि बीएससी वाले शायद हो सकता है बाहर हो जाए। लेकिन ये मेरे कहने से नहीं होंगे या किसी यूट्यूबर के चिल्लाने से नहीं हो जाएंगे। ये डिसीजन होगा आयोग का। आयोग जो भी करेगा फाइनल वही माना जाएगा। ठीक है, सिंपल सीधी बात आपको मैं बता दे रहा हूं। अब काफी लोग में दिमाग में ये है कि जो 3 साल बीए वाले उन्होंने स्कोर बड़ा कम किया। अरे आप कैसे जान रहे हैं कि जो 8000 बच्चे सेलेक्ट हुए उसमें 3 साल वाले कम है। ठीक है, हो सकता है 3 ही साल वाले ज्यादा हो कंपेयर टू बीएससी और 2 ईयर वाले से। ठीक है, तो ये आप कभी भी 3 साल वालों को भी कमजोर मत समझिए, या 2 साल वाले ये जो आप लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, ये सेंसलेस है। आप लोग एक एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, देखिए इंडिया में मैक्सिमम, वैसे मैं एजुकेटेड नहीं, डिग्री होल्डर ही कहूंगा। डिग्री होल्डर मैक्सिमम होते हैं, एजुकेटेड तो नहीं है होते हैं। डिग्री होल्डर, चलिए डिग्री होल्डर मान लीजिए, तो कम से कम उसका सम्मान कर लीजिए। इस सब चीजों से कोई भी नहीं है, मैं उसको बोलूं, वो इसको बोले, ये इसको बोले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनल डिसीजन आयोग का होता है, तो आयोग की बात का इंतजार कर लीजिए, परेशान मत होइए। ये बात मैं कहूंगा कि आपकी डीबी है तो चाहे आप 2 ईयर में, 3 ईयर में या बीएससी में, आप अपनी तरफ से डीबी में बैठेंगे। चाहे आपका स्कोर कम है, बॉर्डर पे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता है कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कहां भागा है नंबर, कैसे भागा है। तो अपनी तरफ से फील्डिंग टाइट रखनी है हर हाल में। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ को लेके। तो फाइनल कट ऑफ को लेके मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ है वो 56 से 57.50 जाएगा। प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, 1 या 1.25, प्लस माइनस 1.25 या 1 कर लीजिएगा। ठीक है, 1.25 1 प्लस माइनस इतना कर लीजिएगा। मुझे लगता है यूआर में इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ मेरे हिसाब से 55 से 56.50 जाएगी। ठीक है, इसमें आप प्लस माइनस 1 कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1, मैं इसमें प्लस 1.25 इसलिए कहा हूं क्योंकि ओवरलैपिंग होगी। ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं वो जाएंगे, ईडब्ल्यूएस से इस बार बहुत बच्चे जाएंगे यूआर में। उसका रीजन ये है कि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में उनका काफी लोचा है, जो चीज मैं पहले शुरू से बोलता आया हूं वही चीज हुई है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस से भी बच्चे, ओबीसी से भी अच्छे खासे बच्चे ओवरलैप करके यूआर कैटेगरी में जाएंगे। तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 1.25 भी बढ़ सकती है, पर मैं प्लस माइनस 1 तो हमेशा मान के किसी भी कट ऑफ में चल सकते हैं, क्योंकि सबका एक अनुमान ही है। कोई अभी किसी को पता तो है नहीं किसका कितना स्कोर है। और फैक्ट ये है कि देखिए डेटा भी कलेक्ट हुए होंगे तो उसमें भी बहुत से लोग अपना नंबर रॉ स्कोर गलती बताए होंगे, जो शुरू से इस भर्ती में होता आया है। ये एक ट्रू फैक्ट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 54 से 54.50 प्लस माइनस 1 जाएगा। ठीक है, 54 से 54.50 प्लस माइनस 1। एससी कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ 53 से 54.25 के बीच में रहेगा। प्लस माइनस 1 कर दीजिएगा इसको भी।
और एसटी कैटेगरी में 53 प्लस माइनस 1 मत कीजिएगा, ये 53 रहेगा। बाकी जो आपका स्पोर्ट्स से है या ब्लाइंड है, हैंडीकैप्ड है, जो भी है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें उतना कंपटीशन नहीं है। जो कट ऑफ है आप उसमें सेफ हैं, आप उसको लेकर टेंशन में बिल्कुल भी मत आइएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम कंपेयर इसको बाकी भर्तियों से करते हैं तो देखिए लेखपाल से काफी लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो भाई साहब लेखपाल में 5 से 6 नंबर जो भी बड़े थे, लेकिन बाद में जब लेखपाल का ज्वाइनिंग हुआ तो 1000 सीट खाली रह गई थी। अगर वो 1000 सीट भरी जाती, डीबी स्किप किए होते बच्चे और भरी गई होती, तो वो जो 6 नंबर 7 नंबर का जो भी डिफरेंस दिख रहा है वो 1-2 नंबर का और कम हो जाता, 1-2 नंबर और कम हो जाता वो डिफरेंस। तो ये भी देखिए ना कि सीटें खाली भी चली गई थी, ठीक है। तो वो चीज कंपैरिजन किसी भी भर्ती से अपना मत कीजिए, क्योंकि आपकी एक स्पेशल भर्ती है। वो सब भर्तियों में अलग अलग एजुकेशन के लोग बैठे हुए थे, बीटेक, बीएससी, बीए, एमए, जो भी सब डिग्री के होल्डर वहां बैठे थे। वीडियो में भी ऐसा ही हुआ था। तो आप उससे कंपेयर प्लीज मत कीजिए अपनी भर्ती को, और ज्यादा टेंशन मत लीजिए। डीबी में बैठिए, ज्यादा सोचिए मत। टेंशन लेने से कार्य नहीं होगा या आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सोचने से कार्य हो जाता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।